जय हिंद साथियों। तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट के इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न 3 मार्कर दिए गए हैं, 2 प्रश्न 5 मार्कर दिए गए हैं और 1 प्रश्न 11 मार्कर दिया गया है। तो हम इनके आंसर को और इनके फॉर्मेटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बांडीवास का युद्ध। आप लोगों ने सुबह जब आपके पास प्रश्न आए थे तो आप लोगों ने इनके आंसर लिखने का प्रयास किया होगा। और यदि मैं इसके मॉडल आंसर की बात करूं तो विद्यार्थियों, आप लोगों को याद रखना है, पूरे भारतीय इतिहास में जब भी आपसे किसी युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो आपको 3 डायमेंशन में कवर करना है। आपने जब किसी युद्ध को पढ़ा होगा तो इस युद्ध के सबसे पहले किसी भी युद्ध के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, दूसरा उसकी कुछ घटनाक्रम होता है, तीसरा उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। तो हमको किसी भी युद्ध को इन्हीं 3 डायमेंशन में कवर करना है, कारण में, दूसरा घटनाक्रम और तीसरा यहाँ पर परिणाम। और साथ में स्पेस कम है तो कारण लिखते समय साथ में आप स्टार्टिंग में उस युद्ध का ईयर को भी मेंशन कर दें। यदि आप इन डायमेंशन में किसी भी युद्ध के बारे में लिखते हैं, किसी भी बैटल के बारे में लिखते हैं, तो आपके सारे डायमेंशन बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। जैसे यहां पर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बांडीवास के मॉडल आंसर की बात करूं, यहां पर पहले यहां पर हमने मेंशन किया ईयर 1760 में। और आप सभी को पता होगा बांडीवास का युद्ध हुआ था थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान। तो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य भारत में राजनीतिक वर्चस्व के लिए, तो ये कारण हो गया। घटनाक्रम में आप लोग उस युद्ध से संबंधित नेतृत्व को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व किया आयरकूट ने और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किस काउंट लाली ने किया। और साथ में परिणाम, तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया और साथ में फ्रांसीसियों की सत्ता भारत से क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो वो यहाँ पर परिणाम में लिखा है। तो जब भी आपसे किसी भी युद्ध के बारे में पूछा जाए तो आपको इन्हीं 3 डायमेंशन में कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे पानीपत फर्स्ट पूछा गया तो आप पहला लिखें 1526 में, साथ में आप वहां पर उसका कारण को मेंशन करें। दूसरा, आप जब घटनाक्रम में आए तो आप बता दें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और साथ में आप लिख दें इससे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और साथ में मुगल वंश की क्या हो गई, स्थापना। तो आपको किसी भी युद्ध को लिखते समय इन 3 डायमेंशन को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है धर्म सभा। आपको याद रखना है इतिहास में जब भी आपसे किसी भी संस्था के बारे में पूछा जाए, किसी भी संस्था के बारे में पूछा जाए तो उस संस्था को लिखते समय आपको सबसे पहले उस संस्था का फॉर्मेशन ईयर मेंशन करना है। दूसरा, उसके फाउंडर या संस्थापक के बारे में लिखना है। दूसरे पॉइंट में आप उसका उद्देश्य लिखें, उस संस्था का क्या उद्देश्य है। और चौथा, आप उस संस्था के जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं उन कार्यों को भी मेंशन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आप क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं, किस किस जगह पर उस संस्था की स्थापना हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूं धर्म सभा के बारे में चर्चा करते हैं उससे पहले, जैसे मान लो आपसे ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है तो आप लिखें उसमें कि 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, दूसरा उसका उद्देश्य था सामाजिक और धार्मिक सुधार करना, और तीसरा उसका कार्य क्या था, आप सभी को पता होगा उसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर क्या लगी, रोक लगी। यहाँ पर धर्म सभा जो पूछा गया है ये इतनी ज्यादा फेमस संस्था नहीं है, तो इसलिए इसके अपन जो चीजें हमको मालूम है उन पर उनको बेस करके हमको आंसर बनाना है। तो यहाँ पर यदि इसकी मैं बात करूं तो स्थापना इसकी 1830 में बंगाल में हुई है। संस्थापक राधाकांत देव हैं और इसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध और रूढ़िवादिता का समर्थन। इतना इस संस्था का क्या था, उद्देश्य था। तो आपको इस आधार पर इन डायमेंशन में किसी भी संस्था के बारे में लिखना है और इनको लिखना बड़ा आसान है। जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान कई सारी संस्थाएं पढ़ी होंगी, कई सारी संस्थाओं के बारे में आपने नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हीं फैक्टों को आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको जमाना है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है वो है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार इस टाइप से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको दिल्ली दरबार जितनी बार भारत में लगे हैं उनसे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो आप सभी को पता होगा 3 बार दिल्ली दरबार लगे हैं, 1877, 1903
और इसके अलावा 1911। तो आपको डेट लिखना है। दूसरा, स्पेस कम है, स्पेस को बहुत प्रॉपर तरीके से जमाना है, सेंटेंस छोटे छोटे बनाना है। तो यहाँ पर आपको गवर्नर के नाम मेंशन कर देना है कि कौन कौन से गवर्नर थे और यहाँ पर कौन कौन सी महारानी आई थी या राजा आए थे इन दिल्ली दरबार के दौरान, और साथ में जब कोई स्पेशल काम हुआ उनको मेंशन कर देना है। जब इस तरीके के जब फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी लिखनी है। तो यहाँ पर यदि मैं इसके मॉडल आंसर को देखूं तो आपको दिख रहा होगा कि प्रथम दिल्ली दरबार 1877 है। यहाँ पर लॉर्ड लिटन गवर्नर थे और महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरा, लॉर्ड कर्जन के समय बना थे, यहाँ पर आए थे एडवर्ड सप्तम भारत आए। और तीसरा, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, और यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए। और आपको यहाँ पर पता होगा राजधानी परिवर्तन हुआ और साथ में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द किया गया। यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे कि एक ही दिल्ली दरबार लिख के आ जाएंगे। यदि आप केवल एक दिल्ली दरबार को लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले, आपको कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति 1 नंबर देगा। तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर में आप लोग लिखने का प्रयास करें। तो इस तरीके से आपको 3 मार्कर को अटेम्प्ट करना है। और ध्यान रखना है 3 मार्कर प्रश्नों को लिखते समय आपको बड़े अच्छे से जो आपने प्रीलिम्स में फैक्ट पढ़े हैं उनका यूज़ करना है। साथ में आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे तो आप लोग घटना चक्र लगाते होंगे प्रीलिम्स में। तो घटना चक्र में जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो इनके द्वारा भी आप अच्छे से 3 मार्कर को तैयार कर सकते हैं। बस 3 मार्कर में आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने आंसर को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखना है। अब अपन बात करते हैं 5 मार्कर की। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी पहले तो 70 से 75% प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। तो जैसे कोई क्रांति है तो उस क्रांति के कारण पूछ लेगा, परिणाम पूछ लेगा, उसकी घटनाक्रम पूछ लेगा, उस क्रांति की प्रकृति पूछ लेगा। तो आपको मेंस की तैयारी करते समय जो बेसिक क्वेश्चन है उन बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। क्यों, आपका 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं ताकि उनमें अपन अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 1857 जो क्रांति है उसके असफलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है 5 मार्कर और आपको पता है 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है आपको इसको 50 वर्ड में लिखना है या इसको 9 लाइन में कंप्लीट करना है। अच्छा, आंसर लिखते समय आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो आपको स्पेस दिया गया है उस स्पेस से बाहर आपका आंसर ना जाए, उस स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर इसको लिखते समय पहले तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिखना है। आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरा कारण लिखने हैं, ये कारण मेन बॉडी हो जाएगा, और तीसरा इसका कंक्लूजन लिखना है। आपको इन तीनों डायमेंशन को कवर करना है। लेकिन यहाँ पर मेन है असफलता के कारण। आपको इंट्रोडक्शन 1 लाइन में लिखना है, कंक्लूजन 1 लाइन में लिखना है, बाकी स्पेस में आपको कारण को लिखना है। और कारण लिखते समय आप किसी भी फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास टोटल 9 लाइन है तो आप स्टार्टिंग की लाइन में इंट्रोडक्शन, लास्ट लाइन में कंक्लूजन, बाकी जो 7 लाइन है इन 7 लाइन में आप कारण लिख सकते हैं। कारण को लिखते समय या तो एक तरीका है 1 लाइन में एक कारण लिख दे 1 2 3 4 5 6 7, या दूसरा तरीका है यहां पर जो मैंने अपनाया इसके मॉडल आंसर में कि आप बीच में कारण लिख दें और दोनों साइड यहां पर उन कारणों को आप लोग क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो आप किसी भी फॉर्मेट को अपना सकते हैं, बस ऐसे फॉर्मेट को अपनाएं जो ज्यादा स्पेस ना घेरे और साथ में उनमें लिखने के बाद आपका जो आंसर है वह आंसर सुंदर दिखे। इस तरीके के फॉर्मेट को आपको अपनाना है। तो यहाँ पर 1857 के कारणों को जो पूछा गया है, साथ में आप लोग याद रखना किसी भी युद्ध के असफलता के कारण कुछ कॉमन है जो हमेशा आप उपयोग कर सकते हैं। हमेशा याद रखना यदि कोई भी युद्ध या कोई भी संघर्ष में हम असफल हो रहे हैं तो उसका पहला कारण है कि हमारा गोल क्लियर नहीं है, उद्देश्य क्लियर नहीं है। तो पहला उद्देश्य का क्लियर ना होना एक कारण होगा। दूसरा, यदि आप असफल हो रहे हैं मतलब आप अच्छे लीडर नहीं हैं, मतलब नेतृत्व का क्या होगा, अभाव। हमेशा हर जगह काम आएगा, चाहे वो जनजाति विद्रोह हो, चाहे वो किसान विद्रोह हो। तीसरा, यदि आप असफल हो रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर संसाधन नहीं है, तो तीसरा संसाधनों का अभाव। तो 3-4 जो कारण हैं जो हर एक युद्ध के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी एक युद्ध है, वह भी एक क्रांति है। तो इस क्रांति में जो आपका गोल है वो है एमपीपीएससी। तो आपका एमपीपीएससी गोल क्लियर होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आज एमपीपीएससी कल एसएससी की तैयारी करने लगे, परसों बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो पहले आपका उद्देश्य क्लियर हो, दूसरा आप खुद लीडर है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और तीसरा जो बुक्स हैं, जो कंटेंट है, वो आपके रिसोर्सेज हैं, और चौथी चीज है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो किसी भी युद्ध को जीतना पॉसिबल नहीं है। 1857 रिवोल्ट में 4 कारण तो यहीं से निकल के आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर यदि हम बात करें इसके मॉडल आंसर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंट्रोडक्शन में एक दो लाइन में लिखने का प्रयास किया, कोशिश करना इंट्रोडक्शन को एक लाइन में कंप्लीट करना है 1857, और अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पर डेट को क्लियर लिखें, 10 मई 1857। क्यों? एमपीपीएससी में हिस्ट्री के पेपर को लिखते समय आपको फैक्ट्स का बहुत सारा यूज करना है। तो 10 मई 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी, परंतु यह अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्ति में असफल रही। और फिर यहाँ पर उसके कारण लिखे हैं, यहाँ पर आप बीच में कारण लिखें और आजू बाजू में इनको लिख सकते हैं। बाकी आपने कारण लिखे होंगे सभी लोगों ने कि भाई नरेशों व सामंतों ने गद्दारी की थी, आपको पता होगा ग्वालियर भोपाल, दिल्ली के राजनीतिक महत्व को न समझना या रणनीतिक महत्व को न समझना, आधारभूत सामग्री नहीं थी, जो मैं रिसोर्सेज बोल रहा हूँ आपसे, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां थी, उनके पास अच्छे लीडर थे, निश्चित उद्देश्य नहीं था। आपको पता होगा अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग उद्देश्यों से युद्ध में लड़ रहे थे। वो किसी का उद्देश्य अपने पेंशन के लिए, कोई डलहौजी की हड़प नीति से परेशान है। तो इस तरीके से यहाँ पर योग्य नेतृत्व नहीं था, यहाँ पर लोगों का समर्थन नहीं था, जन समर्थन का अभाव था, और विद्रोह का सीमित क्या था? स्वरूप था। तो इन हेडिंग में हमने, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप बहुत प्रॉपर लिखें, यहाँ पर मेन बॉडी है और लास्ट में कंक्लूड करें। कंक्लूड में आप एक लाइन में लिख सकते हैं, भले ही क्रांति असफल रही लेकिन इसने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से आप इस अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इतिहास में एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी आंसर को लिखते समय जब आपसे कारण पूछे जाएं, उस घटना के पहले की जो घटनाएं होती हैं, उस घटना के पहले की जो भी घटनाएं होती हैं वह सब उसके कारण होते हैं, और उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं वह सब उसके परिणाम होते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन के कारण पूछे, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, तो उसके पहले की जो भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को आप लिख दें, चाहे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, या उससे पहले आप देखते हैं रॉलेट एक्ट आया जिसे अंधा कानून बोलते थे, या फिर आप 1919 का जो एक्ट आया उसके बारे में लिख सकते हैं, या आप और पहले आ जाएंगे तो आप इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिख सकते हैं जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। तो किसी भी युद्ध के पहले की घटना उसके कारण होते हैं, और किसी भी जो घटना है उसके बाद की जो इवेंट है वो उसके परिणाम होते हैं। जैसे आपसे असहयोग आंदोलन के बाद के परिणाम पूछे जाएं तो आपको पता होगा कि इसके बाद क्या हो गया, स्वराज पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए, तो वो सब इसके क्या होंगे? परिणाम होंगे। उन सब चीजों पे आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कामों से करना है, कार्यों से करना है, शब्दों से नहीं। लॉर्ड रिपन के संबंध में इस कथन की विवेचना कीजिए। तो यहां पर आपको सेम आंसर को लिखते समय 3 हिस्से हैं। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरा मेन बॉडी लिखना है, और तीसरा कंक्लूजन लिखना है। तो आप सभी को पता होगा भारत में जो लोकप्रिय गवर्नर रहे, उन लोकप्रिय गवर्नर में से एक गवर्नर लॉर्ड रिपन है। तो आप स्टार्टिंग यहां से करें। साथ में आपको पता होगा, अच्छा मैं अभी भी आपसे बोल रहा था इंट्रोडक्शन में किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पूछा गया है उसका कार्यकाल जरूर लिखें। तो लॉर्ड रिपन आपको पता होगा 1880 से लेकर 1884 तक गवर्नर थे, और इनसे पहले एक व्यक्ति आए थे लॉर्ड रिपन, हाँ रिपन, इनसे पहले जो गवर्नर आए थे उनका नाम था लॉर्ड लिटन। और आपको पता होगा लिटन ने भारत विरोधी कार्य किए थे, और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो काम किए गए थे उन कार्यों में सुधार लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। तो अब हमको उन कार्यों के बारे में लिखना है, और साथ में निष्कर्ष में आपको लिखेंगे कि इनके सकारात्मक कार्यों के कारण ही इन्हें भारत का उद्धारक कहा जाता है। तो हम इसके एक मॉडल आंसर पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन में आप जो भी इनके बारे में आपको फैक्ट पता है उनको जरूर डालें, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम सही फैक्ट लिखें। ऐसा ना हो कि हम फैक्ट गलत लिख के आए, गलत फैक्ट और नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन 1880 से 84,
भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर थे और आप सभी को पता होगा इनको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। और चाहें तो यहाँ पर आप वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में। इन्हीं के द्वारा 1881 में फैक्ट्री एक्ट अधिनियम आया। 1882 में आपको पता होगा शिक्षा को लेकर हंटर कमीशन का गठन किया गया, जिसमें प्राइमरी शिक्षा की बात की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया, जो लिटन लेकर आए थे, आपको पता होगा, जिसमें भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनके समय जनगणना हुई है 1881 में, और इल्बर्ट बिल विवाद आया 1884 में। और इन सब कार्यों के कारण ही इन्हें भारत का उद्धारक कहा है फ्लोरेंस नाइट एंगल ने। तो आप इनके बारे में इस तरीके से यदि आप लिखेंगे, सारे डायमेंशन कवर करेंगे, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। लेकिन फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मेन बॉडी को ज़्यादा लिखना है, इंट्रोडक्शन को एक लाइन, कंक्लूजन को एक लाइन में कवर आपको करना है। यहाँ पर 11 मार्कर का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अपनी विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। टिप्पणी कीजिए। तो पहले तो आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न के नेचर को समझना है। यहाँ पर इस प्रश्न में दो बातें कही गई हैं। एक तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं की बात की गई है, और किन्हीं भी दो व्यक्तियों की विचारधारा में असमानताएं जरूर होंगी, और साथ में आपको फिर बताना है एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, मतलब इनमें आपको समानताओं को भी बताना है। तो इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें भी सेम, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम मेन बॉडी पे आएंगे, देन लास्ट में इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो 2 पेज हैं अपने पास, स्पेस भी पर्याप्त है। तो इसके मॉडल आंसर पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने इस मॉडल आंसर में इनकी विचारधाराओं में समानता बताने की बात की है कि 1942 में गांधी जी ने देशभक्तों, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा। और गांधी यहाँ पर एक बार गांधी जी ने यहाँ पर नेताजी को भारत की सेवा के लिए आने वाले समय के लिए अमर रहेंगे ऐसा कहा। और जबकि आपको पता होगा बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तो इससे हमने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। बाकी इनकी विचारधाराओं में जो समानता थी, तो आपको सभी को पता होगा कि दोनों जो हैं वह एक भारत में समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे, धार्मिक व्यक्ति थे दोनों, साम्यवाद को नापसंद करते थे, और अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया, और महिलाओं की मुक्ति की इन्होंने क्या की बात। ये समानता है। मतभेद हैं इनके, अहिंसा बनाम उग्रवादी। तो सुभाष चंद्र बोस का सोचना था कि आज़ादी के लिए जब तक हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे तो आज़ाद होना मुश्किल है, जबकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। दूसरा, साधन व साध्य। गांधी जी का सोचना था किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसमें जो साधन है वह भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका सोचना था कि वह परिणाम की बात करते थे। सैन्यवाद को लेकर, सैन्य अनुशासन को लेकर बोस जो है वो आकर्षित थे, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे। तीसरा, अर्थव्यवस्था को लेकर, तो गांधी जी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस औद्योगिकरण की बात करते थे। और यहाँ पर लिखा है, हाँ, गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, जबकि बोस जो हैं वह अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे। इन बातों में इनकी विचारधाराओं में अंतर था, लेकिन विचारधाराओं में अंतर होने के बाद भी दोनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन्हीं के प्रयासों से 1947 में देश को क्या मिली, आज़ादी। इस तरीके से आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो आपको अपने 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में जो भी आपको स्पेस दिया गया है उस स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज़ करना है। लेकिन डायग्राम वगैरह बनाते समय भी इतना स्पेस यूज़ करें जिससे हम अपनी बाकी जानकारी को भी लिख पाएँ। आगे की आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम इन सब बातों पे और चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।